फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर और मैं आरती। चलिए आइए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएजी 172 यानी शासन, मुद्दे और चुनौतियां। ठीक है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है आपका, बीपीएजी बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें हम देखेंगे शासन, मुद्दे और चुनौतियां। तो इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा कितने यूनिट, कितने ब्लॉक है इसमें। तो देखिए, ब्लॉक 1 जो है वो आपका होगा सरकार और शासन अवधारणाएं, इसमें आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, राइट। ब्लॉक 2 है शासन और विकास। ब्लॉक 3 है शासन, उभरते दृष्टिकोण। ब्लॉक 4 स्थानीय शासन और ब्लॉक 5 भारत में सुशासन की पहल। ठीक है, ओके। इतनी चीजें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। चलिए, सभी में यूनिट है। तो आज यहाँ पर हम ब्लॉक 1 ले लेते हैं। ब्लॉक 1 में सरकार और शासन अवधारणाएं, जिसमें वैश्वीकरण, राज्य, बाजार और नागरिक समाज की भूमिका लेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो लेंदी नहीं होता है तो उसमें सेकंड यूनिट को भी हम ऐड कर देंगे। यदि हो जाता है तो सिर्फ एक ही यूनिट को हम लेंगे। ठीक है, अब इस बार हम ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम 1 घंटे का वीडियो लेके आए और 1 घंटे में जितना हम कवर करा सकते हैं, 1, 2, 3 यूनिट, उन सभी यूनिट को हम ले लें। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं, ब्लॉक 1 देख लेते हैं। ब्लॉक 1 में यूनिट 1 देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें यूनिट ब्लॉक ज्यादा आपके दिए हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। तो जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपका कि वैश्वीकरण, राज्य, बाजार और नागरिक समाज की भूमिका। ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? वैश्वीकरण तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें तो हम इसे छोड़ ही नहीं सकते हैं। वैश्वीकरण क्या है? ठीक है ना। अब वैश्वीकरण से वो चाहे राज्य को जोड़ के पूछ सकता है, वैश्वीकरण बाजार को पूछ सकता है, वैश्वीकरण नागरिक समाज को पूछ सकता है। यानी इस वैश्वीकरण से 3 चीजों को वो पूछ सकता है, 3 में से एक भी कोई पूछ सकता है। तो वैश्वीकरण क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम वैश्वीकरण को देख लेते हैं कि आखिर वैश्वीकरण होता क्या है। ठीक है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि वैश्वीकरण होता क्या है। देखिए, जब कोई भी चीज विश्व के आधार पर हो, ठीक है ना, यानी एक देश का दूसरे देश के साथ, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, ठीक है, सामाजिक हो, सांस्कृतिक संबंध हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वो वैश्वीकरण हो जाता है ना। एक मंच मिल जाता है, दुनिया के तमाम देश उसमें साथ में आते हैं। ओके, तो यहाँ पर अर्थशास्त्र की अगर बात को हम देखते हैं, तो अगर हम व्यापार की बात को लेते हैं, तो व्यापार भी देखिए, कभी भी अकेला देश, कोई भी देश अकेला व्यापार नहीं करता है। ठीक है, तो उसके लिए दूसरे देश की जरूरत पड़ती है। और जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, विनिमय करता है, निवेश करता है, तो वो क्या कहलाता है? यही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है ना। तो यही प्रस्तावना है। प्रस्तावना को यहाँ पे हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं। वैश्वीकरण से जो राष्ट्र राज्य होते हैं, समाज होते हैं, उनके बीच एक संबंध बनता है। ठीक है, और यह एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके लिए विश्व के एक भाग में होने वाली घटनाएं जो होती हैं, चाहे वो निर्णय हो, चाहे गतिविधियां हो, दुनिया के दूसरे भाग में व्यक्ति और समुदायों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम तैयार करते हैं। यानी कि मान लीजिए, सपोज दैट अमेरिका में यदि वहां का जो इस समय बाजार है, बहुत मंदी चल रही है, बहुत उछाल है, बहुत महंगाई है, तो उसका असर चीन में है या जापान में, उसका असर हमारे देश पे भी देखने को मिलेगा। एक गलत डिसीजन किसी एक देश का, उसका असर, उस गलत डिसीजन का एक असर दूसरे देश पे देखने को मिल सकता है, चाहे वो कहीं भी दुनिया में हो। ठीक है ना। तो वैश्वीकरण ने राज्य, बाजार और नागरिक समाज को अत्यधिक विस्तार से प्रभावित किया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वैश्वीकरण अवधारणात्मक ढांचा। अच्छे से समझेंगे यहाँ पे कि वैश्वीकरण आखिर है क्या। तो 21वीं शताब्दी में वैश्वीकरण व्यापक रूप से लोकप्रिय शब्द है, जो कर्ताओं, विद्वानों, नागरिकों और अन्यों से महत्वपूर्ण प्रशंसा प्राप्त करता है। तो 21वीं शताब्दी में वैश्वीकरण एक लोकप्रिय शब्द बन गया है, सभी की जुबान पे होता है, चाहे वो करने वाले हो, चाहे विद्वान हो, चाहे नागरिक हो, चाहे अन्य महत्वपूर्ण लोग हो, इनसे वो प्रशंसा प्राप्त करता है। ठीक है ना। कौन? वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण है क्या,
ये वैश्वीकरण जो होता है ना, आर्थिक भी होता है, सांस्कृतिक भी, सामाजिक भी, राजनीतिक और तकनीकी, इन परिवर्तनों से संयुक्त एक शब्द है जिसने राष्ट्रीय सीमाओं को कम किया और माल, सेवाओं की, पूंजी की प्रबल अंतरराष्ट्रीय चाल को तेजी गति दिया। जो मैंने आपको कहा कि एक देश का दूसरे देश के साथ में बिजनेस, व्यापार करना, ठीक है ना, विनिमय करना, निवेश करना, फिर चाहे वो सिर्फ बिजनेस ही बनने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मामलों में भी इस चीज को देखा जाता है, ठीक है ना। और इसे आहार और संस्कृति के मैकडोनाल्डवाद, उपभोक्ता रुचियों की समरूपता बढ़ती है और सामूहिक सेक्टर गरीबी में वृद्धि, उदार लोकतांत्रिक विचारों के व्यापक प्रसार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। तो सिर्फ वैश्वीकरण एक देश का दूसरे देश के साथ नहीं है, विश्व के स्तर पर बहुत सारे ऐसे संगठन बनाए गए हैं, कानून के लिए भी एक अलग कोड बनाया गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है ना। WHO जो है वो है ही है, यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे संगठन, संस्थाएं बनाई गई हैं इन्होंने, जो कि सभी देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। जो देश इसके सदस्य बन जाते हैं तो उनको उनके रूल को फॉलो करना पड़ता है, उनको उनके हिसाब से उसमें लाभ भी मिलते हैं, बेनिफिट मिलते हैं। कुछ देश नहीं शामिल होते, उनको लगता है कि इसमें शामिल होना मेरे लिए घाटे का सौदा हो सकता है। तो ये सभी जो चीजें आती है ना वैश्वीकरण के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक विश्व, यानी विश्व जो होता है एक मंच होता है, सभी देश इसके सदस्य होते हैं और सभी लोग मिलके यहाँ पर काम करते हैं। कोई देश ये नहीं कह सकता है कि ये सिर्फ मेरे देश की, तुम्हारे या आपके देश की, उस देश की प्रॉब्लम है। एक देश की प्रॉब्लम को सभी देश लोग मिलकर सहायता करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वैश्वीकरण जटिल घटनाओं, तथ्यों की एक अवस्था है जिसे एक से अधिक तरीकों द्वारा समझा और परिभाषित किया जाता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर बहुत सारे कार्य किए जाते हैं वैश्वीकरण के माध्यम से, चाहे परिवहन हो, संचार हो, चाहे सूचना संसाधन हो, टेक्नोलॉजी हो, ठीक है ना, समय, दूरी, सभी चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं और इनके माध्यम से कार्य किए जाते हैं और विश्व को एक गति मिलती है और इसके दबाव के कारण दुनिया के दूसरे हिस्सों को प्रभावित करने की क्षमता इसमें होती है और जब प्रभावित कर देता है उसे वैश्विक ग्राम, ग्लोबल विलेज बन गया। जो इसको प्रभावित कर सकता है वो वैश्विक ग्राम यानी ग्लोबल विलेज बन जाता है। ओझा वैश्वीकरण को राज्य के चुनौतीपूर्ण अधिकार और कल्याणकारी कार्यों के अपरिवर्तनीय परिवर्तनों के अनुकूल के प्रक्रिया के रूप में मानते हैं, ओझा जो है। और विकासशील देशों के मामले में प्रभाव को बहुत दूर तक महसूस किया जाता है। जनरली जो विकासशील देश होते हैं उनके लिए वैश्वीकरण वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो वैश्वीकरण क्या हो गया हमने समझ लिया, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारे देश होते हैं आपस में उनका अपना एक अलग मार्केट होता है, उत्पादन करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, ये व्यापार करते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं। तो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की विश्व अर्थव्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है और यहाँ पर हर एक राष्ट्र की पूंजी ये विशेषता होती है, यानी विश्व स्तर की जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी विशेषता यहाँ की पूंजी होती है। क्योंकि भारत अगर अमेरिका के साथ व्यापार करेगा तो उसको डॉलर मिलेगा और भारत को रुपया मिलेगा, जो कि अमेरिका भारत पे खर्च कर सकता है और भारत अमेरिका पे, वहां पे रहने वाले लोगों के ऊपर। ये होता है बिजनेस जो किया जाता है। बहुत राष्ट्रीय आधार वाले बहुराष्ट्रीय निगम जैसे निजी अभिकर्ता होते हैं वो भी यहाँ पे काम करते हैं, देश के अधिकारियों की देखरेख में संचालित होते हैं, ठीक है ना। और जो यूरोपीय आयोग के संस्करण, हालांकि इस चीज को छोड़ दीजिए, यहाँ तक आप लिख लीजिए, निगम अभिकर्ता जो होते हैं देश के अधिकारियों की देखरेख में उसको संचालित करते हैं, ठीक है ना। तो वैश्वीकरण ये हो गया। वैश्वीकरण विश्व अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व होता है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से स्वतंत्र होता है, ठीक है। ओके, चलिए तो अब यहाँ पे देख लेते हैं वैश्वीकरण का उद्भव कैसे हुआ, यानी इसका विकास कैसे हुआ। वैश्वीकरण का उद्भव क्या इंपॉर्टेंट है मुझे नहीं लगता है, लेकिन वैश्वीकरण क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ओके, चलिए, उद्भव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। अच्छा, इकोनॉमिकल प्रेजेंटेटिव, यानी कि वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में एक्चुअली क्या है कि जब वैश्वीकरण होता है किसी भी चीज का तो वहां पे बिजनेस, व्यापार, बाजार आता है। और जब बाजार आता है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे बाजार शब्द पूंजी को चरितार्थ होता है, यहाँ पे पूंजी शब्द जुड़ जाता है और इसीलिए आर्थिक परिप्रेक्ष्य में आधुनिक समय में, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में वैश्वीकरण को नव पूंजीवाद के रूप में जाना जाता है। और सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है
जो कम्युनिकेशन है इसमें एक प्रगति मिलती है, एक विकास होता है, इसका डेवलप होता है, और जिसके कारण ये संचय यानी कि संचय इकट्ठा करने वाली चीज होती है, यानी परिवर्तनशील संचय की अनुमति देता है, यानी ये बदलता रहता है। और सीमा पार से भी वित्तीय प्रवाह यानी पैसे का प्रवाह जो होता है, मनी जो होता है, वो आता रहता है और इसको स्थायी रखता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आर्थिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आप देख सकते हैं। और देखिए, जो दो देश होते हैं वो आपस में व्यापार करते हैं, व्यापार उनका अपना एक अलग बाजार होता है, उसमें अपना एक साम्राज्य उनका होता है। जैसे मान लीजिए दक्षिण कोरिया है, उसका नोकिया वहां का प्रोडक्ट है, लेकिन वो भारत में धूम मचा रहा है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि एक वैश्वीकरण हुआ, और एक उस मंच के तहत साउथ कोरिया जो है, कोरियाई जो फोन है वो भारत में आया, यहाँ पे उसने बिजनेस किया, यहाँ पे बाजार स्थापित किया अपना, और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, फोन को अपने बेच रहा है। तो क्या कर रहा है, पैसे ही तो कमा रहा है ना। तो वैश्वीकरण और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में आपको बाजार और पूंजी मिलेंगी, ठीक है ना। तो पूंजीवाद जो होता है, वैश्विक पूंजीवाद, इस व्यवस्था में मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय और गैर सरकारी जो प्रथाएं होती हैं उनको प्रभावित और नियंत्रित किया है। और वैश्विक, वैश्विक का मतलब विश्व स्तर पर, वैश्विक का मतलब विश्व स्तर पर। तो वैश्विक जो पूंजीपति होते हैं, जो विश्व में पूंजीपति होते हैं, जो हम देखते हैं कि नंबर 1 नंबर 2 पे कौन होता है, तो ये जो पूंजीपति होते हैं ये वर्ग प्रधान राज्यों से विशेष तौर पर व्यापार का संचालन करते हैं, यानी पूंजीपति व्यापार को संचालित करते हैं, ठीक है ना, व्यापार को संभालते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज दैट आप मान लीजिए इस समय फेसबुक के जो फाउंडर हैं जुगरबर्ग, वो क्या कर रहे हैं, इतना उनके पास पैसा आ रहा है, तो फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक भी तो एक पूंजी कमाने का ही जरिया है, यानी वहां पे भी तो पैसे कमाए ही जा रहे हैं, तो वो उससे जो अर्न करते हैं उसी पे लगा देते हैं। ठीक है ना। तो एक तरह से ये जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, जो विश्व में एक अर्थव्यवस्था चल रही है, और विश्व की अर्थव्यवस्था जब मिल जाती है, सभी देशों की जब अर्थव्यवस्था मिल जाती है, एक दूसरे के साथ संबंध बना के चलते हैं, वही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, सांस्कृतिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर सभी राइटर के हिसाब से दिया गया है। जैसे यहाँ पर गिडेंस के हिसाब से दिया गया है, रॉबर्टसन और वाटसन के कार्यों के हिसाब से दिया गया है, क्योंकि तीनों को सर्वोत्तम रूप से सामने लाया गया है वैश्वीकरण के सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे वैश्वीकरण के सांस्कृतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का पूछ लिया जाए, तो या अलग से पूछ लिया जाए कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को गिडेंस, रॉबर्टसन और वाटसन, इन तीनों का नाम देके किसी एक का पूछ सकता है। ठीक है, आप क्या समझते हैं। देखिए, गिडेंस ने समय स्थान भेद प्रक्रिया द्वारा आधुनिकतम के उत्पाद के रूप में वैश्वीकरण की कल्पना की, यानी कि टाइम स्पेस, ठीक है ना, उन्होंने समय स्थान भेद प्रक्रिया को इंपॉर्टेंट माना, और उन्होंने कहा कि स्थानीय संदर्भों से सामाजिक संबंधों को बाहर निकाल दिया, जबकि सामयिक रूप से और स्थानिक रूप से अनिश्चित काल के लिए फिर इनका निर्माण किया। तो सामाजिक संबंधों के बढ़ते नेटवर्क के माध्यम से दूर के क्षेत्रों को इस तरह से जोड़ने वाला था कि स्थानीय घटनाओं को कई मील दूर उसके विपरीत घटनाओं द्वारा संगठित किया जाए। तो देखिए, यही होता है वैश्वीकरण की, जब कोई संस्कृति और सामाजिक संस्कृति या समाज मिलता है, घुलता है, तो दूर में दूसरी जगह में रहने वाले लोगों के साथ क्या घटनाएं होती हैं वो हमें पता चल जाती है। ठीक है ना, यानी उन दूरियों को ये कम करता है, दूरियों को कम करता है, ठीक है, और उनको संगठित करता है। इसी तरह रॉबर्टसन ने कहा है कि वैश्वीकरण को विश्व के दबाव और समग्र रूप से विश्व की चेतना की महानता उन्होंने बताया है। ठीक है, वाटसन ने वैश्वीकरण को राज्य की सामाजिक प्रक्रिया के रूप में बताया है कि समय के साथ क्षेत्रीय बाधाओं को अप्रासंगिक बना रहा और घटती भौगोलिक स्तर की बाधाओं के लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वैश्वीकरण को एक सांस्कृतिक तथ्य भी माना जाता है, और वाटसन का मानना है कि वैश्वीकरण वास्तव में अर्थशास्त्र या राजनीति की अपेक्षा संस्कृत के क्षेत्र से संबंधित है। ये इकोनॉमिकल यानी कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल की अपेक्षा जो कल्चरल होता है, कल्चर होता है, संस्कृत हमारी जो है उससे संबंधित होता है। और इन्होंने वाटसन ने मौलिक परिप्रेक्ष्य वैश्वीकरण को मूल्यों, अभिरुचियों और रुचियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीकों के माध्यम में बताया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, और इसके अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को बताइए, तब आपको ये लिखना पड़ेगा।
क्वेश्चन है आप वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, सबसे ऊपर जो हमने एक्सप्लेन किया था वही आपको लिखना पड़ेगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण के उद्भव के कारण तो इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगते, लेकिन हाँ ये देखिए आ गया, वैश्वीकरण के सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को बताना है तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वैश्वीकरण और राज्य क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, कि वैश्वीकरण और राज्य क्या है। अब देखिए, वैश्वीकरण उतना ही राजनीतिक तथ्य है जितना वह आर्थिक तथ्य है, क्योंकि आप आर्थिक का मतलब होता है व्यापार करने से, ठीक है ना, विनिमय, निवेश करना, पूंजी लगाना, ये आर्थिक हो गया। तो राजनीतिक तत्व भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक वैश्वीकरण भी होता है। जब तक राजनीतिक वैश्वीकरण जब तक नहीं होगा तब तक आर्थिक वैश्वीकरण नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक वैश्वीकरण का होता है एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध होना, परमिशन देना, ठीक है, वहां पे एजेंसियां बनाना, ये सभी चीजें। तो ये राजनीतिक पहले संबंध बनते हैं, राजनीतिक वैश्वीकरण होता है, देन इसके बाद आर्थिक वैश्वीकरण होता है। तो देखिए यहाँ पर सरकार जो होती है, निजी निगम होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्थान जैसे संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां हो गई, विश्व बैंक हो गया, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक फंड WTO जो हो गया, ठीक है ना, ओके राइट, इनसे प्रभावित होते हैं। ठीक है, इतना आप इसमें लिख दीजिएगा, ज्यादा आप मत करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, अब ये यहाँ पे देख लेते हैं कि वैश्वीकरण के प्रभाव को प्राय राज्य की भूमिका को घटाने या कम करने के रूप में देखा जाता है और बाजार के द्वारा इसके कई आर्थिक कार्यों का अधिग्रहण किया गया है। ठीक है, यानी कि वहां पे उसकी जगह ले ली गई है। यह तर्क भी दिया जाता है कि राज्य का संकुचित होना प्रत्यक्ष रूप से बाजार की वृद्धि के लिए आनुपातिक और बाजार संतुलन और श्रम के विभाजन के लिए पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम स्थान है। यानी राज्य जितना संकुचित होगा, जितना छोटा होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर देखा जाए तो बाजार में उतनी ज्यादा वृद्धि होगी, बाजार संतुलन बनेगा और जो श्रम विभाजन होता है वो भी यहाँ पर बढ़ेगा, सॉरी कम होगा। तो इसके लिए महत्वपूर्ण जो स्थान है वो है क्या, वैश्वीकरण और राज्य का संकुचित होना। तो राज्य से दूर रहना अनुकूल नहीं है। अब राज्य से दूर तो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेपों को बाजार के विस्तार और दक्षता के रास्ते में नहीं आना चाहिए। देखिए, मान लीजिए भारत ने कह दिया, दूसरे देश को इनवाइट कर दिया कि आप हमारे देश में आइए और बिजनेस करिए। अब यहाँ पर कह के वो सीधे साइड में बैठ गया। अब यहाँ पर वो देश आ रहा है, यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहा है, लेकिन बिजनेस करने के भी लॉ होते हैं, रूल होते हैं, तरीके होते हैं, कानून उनके लिए भी बने होते हैं, उस दायरे में रहकर वो काम करना होता है। मान लीजिए वो दायरा वो तोड़ रहा है, तो फिर यहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप होगा। क्यों? क्योंकि जो देश है वो बुला रहा है और उस देश के माध्यम से, उस देश के थ्रू जो एजेंसियां बनाई गई हैं, यही राजनीतिक हस्तक्षेप है। जो एजेंसियां बनाई गई हैं, जो इन पर निगरानी रखती हैं, उनके पास लोग जाते हैं कि ये फला कंपनी है, ये फला ये है, और ये जो है अपने रूल रेगुलेशन को, अपने कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप जरूरी भी है, लेकिन बहुत कम मामलों में। जनरली लोग कहते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप जो है उनको बाजार के विस्तार में, जब बाजार डेवलप हो रहा हो तो वहां पे बीच में नहीं आना चाहिए। तो राज्य हमेशा सामाजिक शासन के मुख्य केंद्र में रहा है और वैश्वीकरण की शुरुआत विश्व स्तर पर राज्य के परिवर्तन के द्वारा हुई है। यहाँ पे राज्य का मतलब देश से है, ठीक है ना, राज्य का मतलब देश से समझिएगा। तो राज्य की स्वायत्तता में गिरावट नहीं आई, लेकिन राज्य के स्वरूप को कल्याणकारी प्रतिस्पर्धा वाले राज्य में बदल दिया गया, जो स्थानीय राजनीति को प्रशासन और संस्कृतियों का ध्यान किए बिना विनियंत्रण और निजीकरण का पक्ष लेता है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि राज्य की जो स्वायत्ता होती है, उसको जो अधिकार दिए गए हैं वो उसी के पास है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। और राज्य का मेन जो स्वरूप यही होता है, कल्याणकारी राज्य, यानी सबका कल्याण करना। राज्य यानी देश का मेन मंत्र क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है, सबका कल्याण करना। ठीक है, और जो प्रतिस्पर्धा वाले राज्य होते हैं, सॉरी, मेन कल्याण करना होता है। लेकिन आज के टाइम में वैश्वीकरण ने राज्य के मेन उद्देश्य को बदल दिया, वो कल्याणकारी से प्रतिस्पर्धा वाले राज्य यानी प्रतिस्पर्धा वाले देश बन गए। और ये होता है, हर एक देश दूसरे देश से कंपटीशन कर रहा है। ठीक है, और ये जो प्रतिस्पर्धा की जाती है वो जो प्रशासन की संस्कृति होती है उनको ध्यान में नहीं रखा जाता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जनरली देखिए आजकल जो देश होते हैं वो हर एक चीज को निजी में डाइवर्ट
एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, निजीकरण प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, और लोग इसके अगेंस्ट में भी होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि राज्य जो है संस्कृतियों का, प्रशासन संस्कृतियों का ध्यान नहीं रख रहा है और वो चीजों को निजीकरण की ओर लेके जा रहा है। तो जब राज्य की भूमिका कारपोरेट होती है तो जनता की क्रियाशीलता का क्षेत्र यानी सार्वजनिक क्षेत्र और नागरिक भागीदारी के लिए स्थान यहाँ पे संकुचित हो जाता है। ठीक है ना। यही प्रशासन का बाजारीकरण, बढ़ती नौकरशाही, संरचनाओं का विघटन, परिवर्तनशील उत्पादन, सभी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो ये राज्य का हो गया वैश्वीकरण, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। ठीक है। यहाँ पे हस्तक्षेप के बारे में भी दिया है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में राज्य का हस्तक्षेप कई रूप ले लेता है। ठीक है ना। भादुरी और नैयर ने कहा है कि 3 तरह के हस्तक्षेप की पहचान की है, कार्यात्मक, संस्थागत और रणनीतिक। ठीक है। कार्यात्मक हस्तक्षेप बाजार की विफलताओं को सुधारने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो चीज कही गई है भादुरी और नैयर की तरफ से कही गई है, लेकिन हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वैश्वीकरण में राज्य किस तरह से हस्तक्षेप करता है, या वैश्वीकरण में राज्य के हस्तक्षेप को बताइए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनका नाम ना ले तो फिर आप यही लिख दीजिएगा। पहला जो है वो आपका हो गया कार्यात्मक, दूसरा जो है वो संस्थागत हो गया, तीसरा आपका जो है वो रणनीतिक हो गया। ठीक है। आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फंक्शनल इंटरवेंशन यानी कि कार्यात्मक हस्तक्षेप कैसे कहलाता है। ठीक है। इंटरवेंशन कार्यात्मक यानी फंक्शनल, तो बाजार की विफलताओं को सुधारने का प्रयास करते हैं, यानी कार्यात्मक यहाँ पे कार्य करके जो बाजार की कमियां होती है, जो लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, सुधारने के यहाँ पे काम किया जाता है। संस्थागत हस्तक्षेप बाजार, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन जो होता है, इसमें जो कार्यकर्ता लोग होते हैं उनके कार्य क्षेत्र के नियमों को निर्धारित करके बाजार को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। मतलब कि जो एक कार्यात्मक क्षेत्र हो गया, तो कार्यात्मक क्षेत्र में कार्य तो किया जाता है, बाजार की जो विफलताएं होती हैं, जो कमियां होती हैं, उन विफलता का मतलब जो कमियां होती हैं, जो लोग सक्सेस नहीं हो पाते, क्यों नहीं हो पाते हैं, उसको यहाँ पे सर्च किया जाता है, फिर उनको सुधारने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। जो कमियां होती हैं उनको सुधारने का प्रयास किया जाता है। अब संस्थागत जो हस्तक्षेप होता है, तो इसमें क्या होता है, कार्यात्मक हस्तक्षेप में जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, सुधार करते हैं, ठीक है ना, वो कार्यकर्ता जो होते हैं उनके लिए कार्य क्षेत्र बनाए जाते हैं। तो उनको नियमों को निर्धारित करके, जो नियम, जो लॉ, जो रूल होते हैं, उनको निर्धारित करना होता है, और उनको निर्धारित करके बाजार को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि बाजार जो है यहाँ पर राज्य के, देश के अंडर रहे। ठीक है। तो उनको क्या किया जाता है, बाजार को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है संस्थागत हस्तक्षेप में। और रणनीतिक हस्तक्षेप क्या होता है, यानी स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन, यानी बाजार का मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं। तो यदि वैश्वीकरण के संदर्भ में राज्य का हस्तक्षेप किस रूप में होता है, राज्य का हस्तक्षेप वैश्वीकरण आता है, तो आपको यही लिखना होगा। या राज्य किन चीजों में रोक लगाता है, वैश्वीकरण में किस तरह से रुकावट बनता है, तो फिर यही चीज लिखनी होगी। ठीक है। फिर भी बाजार की कार्य प्रणाली के लिए राज्य की भूमिका निर्विवाद है, और इसका कारण यह है कि प्रत्येक बाजार किसी न किसी राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत काम करता है। जो मैंने कहा कि हर एक लॉ, कानून, रूल्स बनाए गए हैं, तभी बाजार वहां पे काम करता है, और जो बाजार संचालन के लिए नियम प्रदान करता है, नियम बनाए गए हैं। ठीक है ना। इसीलिए ये नियम कौन बनाता है, देश ही तो बनाता है। देश में जो शासन करता है वो नियम बनाता है, उसको एक संस्था के अंतर्गत, प्रशासन के अंतर्गत बांट देता है, वो प्रशासन उसको क्या करता है, सुचारू रूप से चलाता है, उसकी देखभाल करता है। तो पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, वही कार्यकर्ता होते हैं। तो राज्य बाजार संचालन के लिए संवैधानिक और कानूनी सैद्धांतिक रूपरेखा, सामाजिक और आर्थिक ढांचे, संपत्ति अधिकारों पर कानूनी निर्णयों को निर्धारित करता है। और जहां बाजार विफल होते हैं वहां राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन नेटवर्क जैसी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाता है। जहां पर मान लीजिए मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग सक्सेस नहीं हुआ, तो फिर देश क्या करता है, वहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसे लोगों के कल्याणकारी राज्यों के लिए कदम उठा लेता है, वहां पे उसको खोल देता है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज्य द्वारा बाजार के लिए अधिक जगह बनाने के लिए आर्थिक सुधार आरंभ किए गए, और बदले में इसके अधिकारों को मजबूत बनाया गया है। तो एक मजबूत राज्य वह है जो बाजार के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में सुधार लाता है तथा बाजार की हितों के साथ अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के हितों को संतुलित करता है
करता है। तो क्वेश्चन यदि वैश्वीकरण और राज्य से आता है तो फिर कुछ नहीं सोचना, ये सब कुछ आपको लिख देना है। ठीक है, आप देख लेते हैं वैश्वीकरण और बाजार। क्या वैश्वीकरण और बाजार इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जस्ट अभी हम वही पढ़ के आए हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार। वैश्वीकरण का मतलब ही होता है अंतरराष्ट्रीय, ठीक है ना। और अंतरराष्ट्रीय बाजार क्या होता है? तो वैश्वीकरण बाजार के लिए जगह और क्षेत्र दोनों को बढ़ाता है, ठीक है ना। वैश्वीकरण में बाजार ही तो होता है, और राज्य की भूमिका को संकुचित करता है अंतरराष्ट्रीय बाजार के पक्ष में। यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार वैश्वीकरण बाजार एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, राइट, ये सेम वही लिखना है जो आपको मैं ऊपर बता के आई हूँ, ठीक है ना। इसी के माध्यम से बाजार होता है, ठीक है। यहाँ पे पूंजी निवेश किया जाता है, विस्तार होता है, निजीकरण होता है, स्थानीय चीजें होती हैं, ठीक है ना। और पूंजीवाद की प्रक्रिया यहाँ पे तेज होती है, क्योंकि यहाँ पे पूंजी कमाना मेन उद्देश्य होता है। तो बहुत वाणिज्यिक काम यहाँ पे होता है, उत्पादन का काम यहाँ पे होता है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो निजीकरण के साथ साथ में चलती हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। हाँ, 1980 देख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन 1980 के दशक का वैश्वीकरण भी पूछ लेता है। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 1980 के दशक का वैश्वीकरण किस तरह का था। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसे रखूंगी, ठीक है ना। 1980 के दशक का वैश्वीकरण, ठीक है। तो थोड़ा इसको देख लेते हैं एक नजर। तो देखिए 1980 के दशक को वैश्वीकरण के साथ संयोजन के रूप में वास्तव में वैश्विक बाजार के यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार के उद्भव के अवधि के रूप में जाना जाता है। यानी कि वैश्विक बाजार का जो एक तरह से उदय हुआ 1980 के रूप में हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो घरेलू सीमाएं थी, ठीक है, और संगठित राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों को समाप्त कर दिया गया। तो जो राज्य जो देश अपने ही देश के अंदर व्यापार कर रहे थे वो यहाँ पे खत्म हो गया था। एक ऐतिहासिक विकास यहाँ पर देखने को मिला था, और यहाँ पर जो है आधिपत्य अर्थव्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया था और पूंजीवाद को दुनिया भर में फैलाया गया था, ठीक है। राष्ट्र राज्यों की नीति और राष्ट्रीय विचारधारा को अपक्ष में करके एक रास्ता बनाया गया था, और एक राज्य दूसरे राज्य यानी एक देश दूसरे देश के साथ में यहाँ पर वैश्विक व्यापार करने लगे थे, वैश्विक बाजार खोल दिया गया था। और यहाँ पर पूंजीवाद की सफलता के लिए पूंजी की गतिशीलता को यहाँ पर गति की मात्रा की ओर बढ़ाया गया, और दूसरी तरफ पूंजी की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में भी वृद्धि हुई। तो वैश्वीकरण को बाजारों का विस्तार करने की आवश्यकता हुई। अब जब वैश्वीकरण हुआ, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय मंच एक मिल गया, तो उसके विस्तार करने की आवश्यकता हुई। जो बाजार थे उनको और फैलाने की आवश्यकता हुई। अब फैलाने का मतलब है कि सभी बहुत सारे देशों में पैर पसारने की आवश्यकता हुई, इसलिए इससे देशों से आर्थिक उदारवाद को सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया था, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये है आपका 1980 के दशक का वैश्वीकरण बाजार। वैश्वीकरण के परिणाम क्या हुए? 1980 का आएगा तब भी ये लिखना है, और वैश्वीकरण का परिणाम आएगा तब भी आपको लिखना है। चलिए एक एक करके परिणाम देख लेते हैं। पहला परिणाम, बाजार अर्थव्यवस्था से व्यक्तियों के लिए खरीदने, बेचने, निवेश करने, निवेश प्राप्त करने की अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, ठीक है। जोखिमों में विविधता लाने और संसाधनों में निवेश करने के अवसर जिससे अधिक लाभ हो, यानी कि यहाँ पर निवेश करने के अवसर भी लोगों को ज्यादा मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग उससे लाभ प्राप्त कर सके। जिनका कार्य अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करना है, उन लोगों को नौकरी से अधिक आय प्राप्त हो, और प्रौद्योगिकी का आंतरिक हस्तांतरण और तकनीकी जानकारी भी इससे बढ़ी वैश्वीकरण के परिणाम से। तो तकनीकी की जानकारी यानी कि टेक्नोलॉजी तो बढ़ना ही बढ़ना है। वैश्वीकरण का मतलब ही होता है कि अपने देश के बाहर बाजार करना, दूसरे देश के साथ करना, एक विश्व के साथ सभी अंतरराष्ट्रीय मंच पर बाजार करना। तो आप हर एक बाजार के लिए बाहर तो उसके देश में जाके नहीं कर सकते हैं, एक बार जा सकते हैं, बाकी सभी काम फिर कंप्यूटर ऑनलाइन के माध्यम से होता है। तो प्रौद्योगिकी और तकनीकी की जानकारी भी हुई, ठीक है, ओके। वैश्वीकरण और नागरिक समाज क्या है? बहुत लेंथी है। फर्स्ट में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, राइट। जैसे यहाँ पे दिया है कि बाजार पर वैश्वीकरण का प्रभाव हम देख चुके हैं। नागरिक समाज की अवधारणा, तो नागरिक समाज देख लेते हैं। निष्कर्ष आ गया, मतलब आज के बाद ये यूनिट आपकी फिनिश्ड हो जाएगी। तो ये आपका लास्ट है, ओके, राइट। तो वैश्वीकरण और नागरिक समाज, अब देखिए हम समाज में रहते हैं, और जब हम समाज में रहते हैं तो हमारे जीवन का हर पहलू जो है ना, वो आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण को प्रभावित करता है। यहाँ पे बहुत सारी बहुराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, वैश्विक कंपनियां हैं जो एक शक्ति हैं, जो उच्च
जल संचार के माध्यम से राष्ट्र की शक्तियों को नष्ट करने और सीमित करने के साथ साथ व्यक्तियों को नियंत्रित कर अनजाने में दूरवर्ती स्थलों के अधीन करती है, अपने देश से बाहर निकलती है। आप अपने देश से बाहर निकलते हैं, दूसरे देश के साथ में आप जाते हैं, बिजनेस करते हैं, इसको आप जानते भी नहीं है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशन निगम अपने लाभ और शक्ति का विस्तार के लिए बहुराष्ट्रीय बैंकों, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सहयोग से वित्त, ऋण और अन्य संसाधनों को आसानी से उपलब्ध कराने के साथ अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करते हैं, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप वैश्वीकरण अमीर को अधिक अमीर बनाने के लिए और गरीब को अधिक गरीब बनाने के लिए मोड को यहाँ पर प्रोत्साहित भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नागरिक समाज में आपको यही लिखना पड़ेगा कि नागरिक समाज की व्यापक रूप से स्वीकार की गई परिभाषा आर्थिक और राज्य के बीच स्थित क्षेत्र को संदर्भित करती है। देखिए, व्यक्ति जो है वो समाज में रहता है, ठीक है। नागरिक समाज, जो व्यक्ति, नागरिक यानी एक देश के रहने वाले लोग, और वो समाज में रहते हैं। लेकिन समाज में रहने वाला व्यक्ति जो होता है वो आर्थिक और राज्य इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि समाज जो वो राज्य में ही होता है और आर्थिक का मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन, व्यापार, उद्योग, खान पान, सभी चीजें इससे जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए आर्थिक वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अंतरंग यानी परिवार, संघ सैद्धांतिक रूप से राज्य से दूर हो गया है और अधिकृत राज्य द्वारा तैयार जो औपचारिक नियम होते हैं, जो राज्य के द्वारा नियम बनाए गए हैं, उनके अंतर्गत ये काम करता है। तो नागरिक केवल राज्य के साथ साथ होने की अपेक्षा सत्ता के कई केंद्रों के साथ एक सामाजिक अनुबंध का समझौता करता है, ठीक है। यहाँ पे सभी को दृष्टिकोण दिया, अब डायमंड ने अपना यहाँ पे दृष्टिकोण दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि नागरिक समाज ने बहुत बार गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ के साथ व्यवहार किया है। एनजीओ नागरिक समाज का एक भाग है और जो पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों में संलिप्त होने के कारण सबसे बड़ी महत्व प्राप्त करते हैं। यानी कि ये क्या होता है, एनजीओ क्या होते हैं, पर्यावरण, एनवायरमेंट से सामाजिक मुद्दे होते हैं, जो बुराइयां समाज में होती हैं, ठीक है ना, उनको दूर करते हैं। इसीलिए ये समाज से महत्व प्राप्त करते हैं, लोग इनको मानते हैं। तो गैर सरकारी संगठनों के संदर्भ में जो एनजीओ होते हैं, नॉन एनजीओ जो होते हैं, एक महत्वपूर्ण घटना वैश्विक नागरिक समाज, ग्लोबल सिविल सोसाइटी, जिसे जीसीएस की उत्पत्ति है और इसे वैश्विक स्तर पर स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के रूप में समझा जाता है। वैश्विक नागरिक समाज को सीमाओं के पार और सरकार की पहुंच से दूर समूहों के विशाल संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो सीजीएस होता है, गैर सरकारी संगठन होता है, सॉरी वैश्विक नागरिक समाज जो होता है, हो सकता है जीसीएस सॉरी, जो जीसीएस, इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है ना। वैश्विक नागरिक समाज, ठीक है ना। तो ये जो होता है, ये लाभकारी व्यवसाय, सामाजिक आंदोलन, पर्यटक, शिक्षाविद, कलाकार, सांस्कृतिक कलाकार, नृजाति जो लोग होते हैं, इनके विषम रूप में सम्मिलित, इनके रूपों में सम्मिलित होता है, ठीक है। यहाँ पे जनरल कीन है, तो यहाँ पे राइटर के थॉट यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक इनडायरेक्ट एंड जनरल में आप समझ लीजिए कि जो नागरिक समाज होता है वो होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे फाल्क ने दे दिया, तो एक तरह से नागरिक समाज को जो राइटर है जिन्होंने लिखा है उनके माध्यम से समझाया गया है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पे दे दिया कि ब्रेटिस एंड स्मिथ विशेष रूप से बोहमान ने सुझाव दिया कि जीसीएस, मैं इसीलिए कह रही हूँ जीसीएस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ग्लोबल सिविल सोसाइटी, ओके, जीसीएस वेरी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक नागरिक समाज को सार्वजनिक क्षेत्रों की 3 अनिवार्य विशेषताओं को अपनाना चाहिए, सुझाव दिया गया। पहला, सार्वजनिक चर्चा में भाग लेना, ठीक है। फिर स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों के लिए प्रतिबद्ध रहना और विमर्शी एजेंट होने के अतिरिक्त अनिश्चित दर्शकों तक पहुंचना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट तो दिखता नहीं क्योंकि ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी माइंड में रखिएगा कि वैश्विक और नागरिक समाज यदि पहुंचे तो आपको ये ना लगे कि ये है क्या, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से निष्कर्ष आ गया है और हमारी यूनिट जो है फर्स्ट हमारी फिनिश्ड हो गई है। अच्छी लगे तो कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ठीक है। यहाँ पे इसके जैसे मैकडोनाल्ड बात क्या है, तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक समाज फास्ट फूड रेस्टोरेंट की विशेषताएं लेता है। मैकडोनाल्ड वाले यानी मैकडोनाल्ड, आप पिज्जा खाते हो ना, बर्गर,
तो यह शब्द समाजशास्त्री जॉर्ज रिटर द्वारा निर्मित किया गया था। 4 इसके घटक है, दक्षता, पुनर्योग्यता, गणना और नियंत्रण हो सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि उसमें ज्यादा इस तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी दिया हुआ है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों के साथ लेन देन करता है, यानी लॉ बनाता है, कानून एक बना हुआ होता है, उसी के तहत एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ में व्यापार करते हैं। और इसका लक्ष्य जो होता है वो होता है लक्ष्य उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक, निर्यातक और आयातकों को उनके व्यापार में सहायता देना। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 2 चीजें देख लीजिएगा, विश्व व्यापार संगठन और मैकडोनाल्ड वार्ड, ठीक है। तो ये वीडियो यही भी फिनिश करते हैं। हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। और आप लोगों के लिए जो लोग एमए कर रहे हैं, खास तौर पे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है ना, सोशल वर्क कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हम अपने एक दूसरे चैनल में ऑनलाइन प्रिपरेशन में लेके आने वाले हैं। दिन में सिर्फ एक वीडियो ही डालूंगी, ठीक है। तो मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो डाल के लोगों के लिए बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। और अब कोशिश करूंगी कि आगे की जो 3 इकाइयां हैं हम एक ही वीडियो में ले लें, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि यूनिट बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।